हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने होमगार्ड उत्तर प्रदेश होमगार्ड के पदों के लिए जो है यहाँ पर फॉर्म ओपन कर दिया है। तो 41,424 वैकेंसीज हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। तो 18 नवंबर 2025 से ही फॉर्म ओपन हो चुका है और 17 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पर जो पेमेंट होती है, जो इनको सैलरी मिलती है, वो यहाँ पर प्रतिदिन ड्यूटी के हिसाब से मिलती है। तो पर डे 600 रुपीज़ के हिसाब से अभी फिलहाल ड्यूटी भत्ता जो है वहाँ पर इन होम गार्ड्स को दिया जाता है और समय-समय पर जो भी महँगाई भत्ता निर्धारित होता है, वो भी इनको दिया जाता है। क्लियर? तो फिलहाल ₹600 ड्यूटी भत्ता जो है पर डे के हिसाब से यहाँ पर होम गार्ड को यहाँ पर पेमेंट मिलती है। तो 41,424 वैकेंसीज़ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज़ आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से जिले में कितनी वैकेंसी है। तो आगरा में अनरिजर्व्ड की 495, एससी की 258, एसटी की 24, ओबीसी की 332, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 123 और रिक्तियों की संख्या टोटल 1232। तो आगरा में 1232 होमगार्ड की वैकेंसी है। इसी तरीके से आप जो है अपना जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनरिजर्व्ड में एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। तो टोटल यहाँ पर 75 डिस्ट्रिक्ट का जो है यहाँ पर दिया गया है। तो टोटल जो वैकेंसी है वो 41,424 वैकेंसीज है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल भी यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं, जो रिजर्व कैटेगरी के लिए होता है वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज भी यहाँ पर आपको डिटेल दी गई है। तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी वैकेंसी है। तो पात्रता की बात करें तो यहाँ पे देखिए साफ-साफ क्लियरली मेंशन कर दिया कि अगर शारीरिक या फिर मानसिक दोष है या फिर दिव्यांग व्यक्ति हैं, वो होमगार्ड्स के पदों के लिए एनरोलमेंट नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर आपके अंदर कोई भी शारीरिक या मानसिक दोष है या फिर दिव्यांग व्यक्ति हैं आप, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती है। इसी तरीके से अगर आप गवर्नमेंट, शासकीय, अर्धशासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम में रेगुलर एम्प्लॉयी हैं, तो भी जो है आप यहाँ पर एज़ अ होमगार्ड्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि यहाँ पर देखिए 18 नवंबर 2025 से 17 दिसंबर 2025 तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद फॉर्म फिल अप करना होगा। आवेदन शुल्क जो है, उसको जमा करने की तिथि 18 नवंबर से 17 दिसंबर 2025 ही है। तो 17 दिसंबर को लास्ट डे है फॉर्म भरने का, उसी दिन पेमेंट भी आपको कर लेना होगा। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि 20 दिसंबर 2025 है। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कैसे अप्लाई करना है, वेबसाइट पे जाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेबसाइट है upprpb.in। इस पे जब आप आएँगे तो यहाँ पे देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन, अगर आपने अभी तक वो ओटीआर नहीं किया है तो आपको पहले ओटीआर करना होगा। फिर यहाँ पर लॉगिन करके चाहे आधार आईडी से, चाहे डिजी लॉकर से, चाहे अकाउंट से आप जो है फिर फॉर्म फिल अप करना होगा, कंप्लीट करना होगा, पेमेंट वगैरह सब फोटो वगैरह अपलोड करके पेमेंट कंप्लीट करना होगा। क्लियर? आवेदन शुल्क की बात करें कि यहाँ पर होमगार्ड्स के इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने की क्या आवेदन शुल्क है, तो अगर आप सामान्य कैटेगरी से यानी अनरिजर्व से हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो ₹400। वहीं पर अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो ₹300 जो है वहाँ पर आपको आवेदन शुल्क एप्लीकेशन फॉर्म फीस देना पड़ेगा। क्लियर? राष्ट्रीयता वही चीज़ है कि नागरिक, आप भारत के नागरिक हैं, तिब्बत शरणार्थी हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी। फिर अब हम बात करते हैं शैक्षिक अर्हता की। तो यहाँ पर होमगार्ड्स के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या फिर यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो समकक्ष होते हैं, जो इक्विवेलेंट होते हैं, वो होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आप 10वीं कक्षा पास हैं या फिर 10th के इक्विवेलेंट कोई कोर्स आपने किया है मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो आप जो है यहाँ पर होमगार्ड की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? याद रहे कि 10वीं क्लास में आप अपीयर्ड होने वाले हों या फिर अपीयरिंग हैं, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपने 10वीं क्लास पास कर लिया है, तो ही जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है प्रेफ़रेंस भी जो है कैंडिडेट्स को दी जाती है, जब मेरिट बनती है तो वहाँ पर उनको प्रेफ़रेंस मिलती है। किसको? जैसे कि अगर आपके पास एनसीसी का सी प्रमाण पत्र है तो 3 अंक मिलेंगे, एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है तो 2 अंक मिलेंगे, एनसीसी का ए प्रमाण पत्र है तो 1 अंक मिलेंगे। वहीं पे भारत स्काउट एंड गाइड प्रमाण पत्र है तो आपको 1 अंक वहाँ पर मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपके पास आपदा मित्र प्रशिक्षण का है तो 3 अंक अलग से दिए जाएँगे और अगर आपके पास 4 पहिया का ड्राइविंग लाइसेंस है, 4 पहिया चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उसके लिए 1 अंक अलग से आपको दिया जाएगा। क्लियर? एनसीसी के लिए मिलेगा, जो है स्काउट एंड गाइड के लिए मिलेगा। अगर आप आपदा मित्र प्रशिक्षण पाए हैं तो उसके लिए भी मिलेगा और अगर आपके पास 4 पहिए का यानी 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस हो तो उसके लिए भी 1 अंक आपको वहाँ पर मिलेगा। बात कर लें ऐज की, तो ऐज जो है वो 1 जुलाई 2025 को काउंट की जाएगी। तो 1 जुलाई 2025 को आपका मिनिमम ऐज 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए। क्लियर? यानी कि अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2007 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद या उससे पहले नहीं होना चाहिए। वहाँ पर जो एससी, एसटी
है, ओबीसी कैटेगरी है, इनको जो है एज में रिलैक्सेशन मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप सामान्य या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो 1 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2007 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। एससी कैटेगरी के हैं तो 5 साल की छूट मिलती है, तो 1 जुलाई 1990 से 1 जुलाई 2007 के बीच में आपका बर्थ होना चाहिए। एसटी कैटेगरी है तो उनको भी 5 साल छूट मिलती है, तो 1 जुलाई 1990 से 1 जुलाई 2007 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से ओबीसी को भी 5 साल का छूट है, तो 1 जुलाई 1990 से 1 जुलाई 2007 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर अधिकतम आयु है तो 3 वर्ष की छूट अनुमन्य वहाँ पर होती है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आपको जो है वहाँ पर भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे बात कर लें कि एनरोलमेंट की प्रक्रिया क्या होगी, तो सिंपल सा है कि आपको यूपीपीआरबी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर जो है आपको ओटीआर फॉर्म फिल अप करके फिर वहाँ पर पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, फीस पेमेंट करना होगा। एग्जामिनेशन की बात करते हैं, यहाँ पर 3 स्टेज हैं। पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी शारीरिक प्रशिक्षण की जाएगी, वहाँ पर किया जाएगा, यानी कि रनिंग करवाई जाएगी। क्लियर? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा की डिटेल दी गई है, तो सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज का जो है यहाँ पर टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा और समय 2 घंटे का दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे में आपको अटेम्प्ट करने हैं। जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे, सिलेबस अभी हम नीचे देखेंगे। क्लियर? और मिनिमम 25% मार्क्स लेकर आना होगा, तभी आपको कंसीडर किया जाएगा एनरोलमेंट के लिए। होमगार्ड में एनरोलमेंट के लिए आपको रिटन एग्जामिनेशन में कम से कम 25% मार्क्स लेके आना है। 25% से कम है, तो फिर आप जो है आगे के स्टेजेस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। क्लियर? ओएमआर यानी कि यहाँ पर आपको जो है एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जहाँ पर एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से जो बेस्ट करेक्ट ऑप्शन है, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। क्लियर? तो 2 घंटे के समय में यानी 120 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का वहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट बता दी गई है कि http://uppbbpb.gov.in पर यहाँ पर जो है आपको जाकर अपना जो है वहाँ पर लिस्ट चेक कर पाएँगे जब रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर हो जाएगा। वहीं पर अगर एक किसी डिस्ट्रिक्ट में एक पाली से ज़्यादा एग्ज़ामिनेशन हो रहा है, एक पाली से ज़्यादा पाली में एग्ज़ामिनेशन हो रहा है, यानी एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ामिनेशन हो रहा है, तो उस केस में वहाँ पर नॉर्मलाइज़ेशन का सिस्टम लगेगा। तो नॉर्मलाइज़ेशन वहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला भी होता है, यहाँ पर देखिए सही उत्तर गुणे निर्धारित अंक डिवाइडेड बाय सही प्रश्नों की संख्या। क्लियर? तो अगर एक ही शिफ्ट में आपके डिस्ट्रिक्ट में एक ही शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ है, तो फिर वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन आपके डिस्ट्रिक्ट में एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्ट में जो है आपका एग्जाम हुआ है, तो उस केस में फिर वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन वहाँ पर होता है। क्लियर? तो फिर उसके बाद जो रिटन एग्जामिनेशन में 25% से ज़्यादा मार्क्स लाएँगे और वो मेरिट में आते हैं, तो उनका फिर शारीरिक मानक प्रशिक्षण किया जाएगा। शारीरिक मानक परीक्षण, तो जहाँ पर पहले उनकी ऊँचाई देखी जाएगी और सीना नापा जाएगा। तो ऊँचाई की बात करें तो अगर आप सामान्य या फिर ओबीसी कैटेगरी के या फिर अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थी हैं, क्लियर? सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थी हैं, तो आपकी हाइट कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। न्यूनतम ऊँचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर अगर आप अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी हैं, तो आपकी हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्लियर? अगर आप जो है जनरल अनरिजर्व्ड हैं, ओबीसी हैं या फिर एससी है तो 168, एसटी है तो 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वहीं पर सीना की बात करें तो सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए सीना का माप जो है वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, यानी कि कम से कम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है। क्लियर? वहीं पर अनुसूचित जनजातियों के लिए बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। क्लियर? तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए ऊँचाई और सीना यहाँ पर देखा जाता है। वहीं पर अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं, तो उस केस में ऊँचाई की बात करें तो सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों की महिलाओं की हाइट जो है वो कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर अनुसूचित जनजाति हैं, तो उन महिला अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वहीं पर वज़न यहाँ पर इनका देखा जाता है, तो महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम का वज़न होना चाहिए। तो ये तो हो गया शारीरिक मानक परीक्षण। क्लियर? ये क्या हो गया? शारीरिक मानक प्रशिक्षण। इसके बाद फिर जो है वहाँ पर आपका रनिंग टेस्ट होता है। जो लोग ये शारीरिक मानक परीक्षण क्वालीफाई कर लेंगे, फिर उनका जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा, जहाँ पर पुरुष का अभ्यर्थियों को 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर यानी 4 किलोमीटर और 800 मीटर जो है दौड़ना पड़ेगा। वहीं पर महिला अभ्यर्थियों को 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना है। क्लियर? ये शारीरिक दक्षता
परीक्षा होगी, जहाँ पर आपकी रनिंग टेस्ट होगी। तो शारीरिक मानक परीक्षण के बाद यानी हाइट और सीना चौड़ाई और वज़न को नापने के बाद जो लोग क्वालीफाई होंगे, वो लोग 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर का रन लगाएँगे अगर पुरुष अभ्यर्थी हैं। महिला अभ्यर्थी हैं तो 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर उनको दौड़ना पड़ेगा और उसके बाद फिर जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जहाँ पर आपका पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। क्लियर? तो ये पूरा प्रोसेस है सिलेक्शन का। सिलेक्शन का क्या प्रोसेस हो गया कि पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना है, फीस सबमिट करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद फिर आपका जो है वहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन होगा जहाँ पर जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा, 2 घंटे में आपको कंप्लीट करना होगा। कम से कम 25% मार्क्स लेकर आने हैं। उसके बाद फिर सारा शारीरिक मानक परीक्षण होगा, जहाँ पर आपकी हाइट, वेट और सीना जो है वो नापा जाएगा। हाइट और सीना जो है मेल कैंडिडेट के केस में और हाइट और वज़न जो है फीमेल कैंडिडेट के केस में, ठीक है? उसके बाद फिर जो है वहाँ पर रनिंग टेस्ट होगा, जहाँ पर आपको 4.8 और 2.4 किलोमीटर की रनिंग करनी पड़ेगी, अगर आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं। क्लियर? फीमेल है तो 2.4 और मेल है तो 4.8। यहाँ पर देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है, तो आपके पास ओटीआर करते वक़्त यूनिक ईमेल आईडी, यूनिक मोबाइल नंबर ये आपके पास होना चाहिए, वहाँ पर ओटीपी वगैरह जाता है। सत्यापन है तो डिजी लॉकर अकाउंट होना चाहिए वहाँ पर आपके पास, ठीक है? एनरोलमेंट आवेदन के लिए देखिए अकाउंट आईडी, पासवर्ड या आधार या फिर डिजी लॉकर इन 3 के ज़रिए जो है आप वहाँ पर लॉगिन कर पाएँगे। तो इसलिए अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सही से रखें। फ़ोटोग्राफ वहाँ पर आपको अपना अपलोड करना पड़ता है, तो फ़ोटोग्राफ और साइन आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो वो भी आपको जो है सही तरीके से फ़ोटो साइन को स्कैन करके रख लेना है फॉर्म को अप्लाई करने से पहले। क्लियर? तो ये पूरा प्रोसीजर है होमगार्ड की वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए। अब हम बात कर लें कि यहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ देखिए 1800911105 इस पे जो है आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे देखिए सिलेबस दिया गया है जनरल नॉलेज का। तो बात कर लें जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या है, तो जनरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड अर्बनाइजेशन, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ यूपी। तो ये पूरा जो है आप सिलेबस देख सकते हैं, ये पूरा सिलेबस है और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वहाँ पर आपके एमसीक्यू में पूछे जाएँगे, जो रिटन एग्जामिनेशन होगा, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएँगे। तो यहाँ पर हिंदी में बता दिया गया है और नीचे इंग्लिश में बता दिया गया है कि सिलेबस क्या है और इन्हीं से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएँगे। क्लियर? कम से कम 25% मार्क्स लेके लिखित में लाना होगा, उसके बाद ही आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण में पार्टिसिपेट कर पाएँगे और फिर फाइनली मेरिट वहाँ पर तैयार की जाएगी। तो अप्लाई करने के लिए सिंपल सा UPPRPB.in इस वेबसाइट पे आना है और यहाँ पर ओटीआर देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन इस पे रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे तो पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको अपनी डिटेल फिल करके पहले ओटीआर करना होगा। उसके बाद फिर आप लॉगिन करके चाहे अकाउंट डिटेल से, आईडी पासवर्ड से, चाहे आधार आईडी का, चाहे डिजी लॉकर का इस्तेमाल करके लॉगिन करके आपको फोटो, साइन, पेमेंट वगैरह सब करना होगा, एजुकेशनल डिटेल वगैरह भरनी होगी, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट करना होगा और फिर जो है आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। क्लियर? 17 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।